तो मैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को यहाँ पर देखा था, इसकी कहाँ कहाँ से नर्व्स जाती थी। जैसे पैरासिम्पैथेटिक में मैंने आपको बताया सिर्फ दो ही प्लेसेस से जाती हैं। कौन सी दो प्लेसेस होती हैं? एक तो होता है एंटीरियर ऑफ हेड और दूसरा होता है सैक्रल रीजन। यहाँ से आपकी ये इसकी नर्व्स निकलती है। जबकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है ये पूरा मिड ऑफ द नेक से लेकर आपका वेस्ट रीजन तक, मिड ऑफ द नेक से लेकर वेस्ट रीजन तक इसकी पूरी नर्व्स जाती हैं आपकी वेस्ट ऑफ द रीजन, यहाँ तक इसकी पूरी नर्व्स आपकी निकलती है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? देखिए, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है ये आपको, मैंने आपको बताया था कि फाइट एक्शन के लिए यानी इमरजेंसी के लिए आपकी बॉडी को तैयार करता है और बहुत सारे ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालता है। जैसे देखिए, ये हार्ट के लिए ये वाली निकल रही है, आपको ये दिखाई दे रही होगी, है ना? पैरासिम्पैथेटिक ये भी हार्ट में जा रही है, ठीक है। फिर आपका अलग अलग चीजों के लिए आपकी ये जाती है, किडनी में जाती है, लिवर में जाती है, आइस में जाती है आपकी, ये आइस में जा रही है, ठीक है। तो कैसा क्या हो रहा है, और ये लंग्स में जा रही है, ठीक है। तो ये कैसा क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहा है, इसी बात को हमें यहाँ पर समझना है। तो देखो, जैसे ही आपके पास में कोई इमरजेंसी पड़ेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सबसे पहले हार्ट को क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, बहुत तेजी से बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए इमरजेंसी में, तो ब्लड बड़ी तेजी से फ्लो होना चाहिए। ब्लड तेजी से क्यों फ्लो होना चाहिए? ताकि वो तेजी से क्या करे, वो खूब सारा न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाए, हार्मोन्स को लेकर जाए, इन सारी चीजों को यहाँ पर लेकर जाए, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो। तो हार्ट बीट को बहुत एक्सेलरेट कर देता है। ब्लड वेसल्स को सभी को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, कंस्ट्रिक्ट यानी कि सिकोड़ देता है, ठीक है। सारी ब्लड वेसल्स को ये सिकोड़ देता है, सिर्फ कोरोनरी वेसल्स को छोड़कर। कोरोनरी क्या होती है मैं बताता हूँ। दो छोड़ क्यों दिया इसने, इसे मतलब कंस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया, दबा क्यों दिया, छोटा क्यों कर दिया? इसलिए छोटा कर दिया ताकि ब्लड प्रेशर के साथ में बड़ी तेजी के साथ में फ्लो हो, ठीक है। जितना प्रेशर लगेगा उतना तेजी के साथ में ब्लड जाएगा, हर एक सेल में पहुंचेगा। तो इसलिए सारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। सिर्फ किसे छोड़ दिया? कोरोनरी वेसल्स। कोरोनरी वेसल्स क्या होती है? ये वो वेसल्स होती है जो हार्ट की वॉल को ही ब्लड प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। कोरोनरी वेसल्स वो वेसल्स होती है जो हार्ट की मसल्स को ही क्या करती हैं, हार्ट की वॉल्स को ही ब्लड आपकी प्रोवाइड कराती है, उन्हें हम बोलते हैं कोरोनरी। ये कोरोनरी वर्ड याद रखना, ये शायद मैंने तब वहां नहीं बताया था, तो अच्छी बात है। तो कोरोनरी वेसल्स हार्ट की वेसल्स होती है, ये डायलेट हो जाती है ताकि इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड भरा रहे, ठीक है, और ये आपका जल्दी जल्दी काम कर सके। लंग्स जो रहती हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंची और ब्रोंक्यूल्स रहते हैं आपके, यानी ये वो एयर सैक्स रहती हैं जिनके अंदर हवा वगैरह भरी रहती है। तो इन्हें ये क्या कर देते हैं, डायलेट, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हवा आ सके, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आ सके। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, अब वहां से ब्लड भी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, तो ब्लड जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन को कैरी करके, हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो ऑक्सीजन को कैरी करके आपके हर एक सेल में पहुंचाएगा, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का ज्यादा से ज्यादा और एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके। ब्लड जितनी तेजी से फ्लो होगा उतनी तेजी से न्यूट्रिएंट भी तो पहुंचेंगे, ऑक्सीजन भी तो पहुंचेगा, कहाँ? बॉडी के हर एक सेल के अंदर। तो एनर्जी उतनी तेजी से टूटेगी, क्योंकि आपको जब एडवर्स कंडीशन होंगी या इमरजेंसी कंडीशन होंगी, उनमें आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। अब आपकी लड़ाई हो रही है, और लड़ाई हो रही है तो उस टाइम पर आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तुरंत एनर्जी चाहिए। तो उस टाइम पर क्या होगा, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, लंग्स जो रहती है वो डायलेट हो जाते हैं, ब्रोंचियोल्स। इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट क्या होता है? एक दूसरे से सिकुड़कर ऐसे रगड़ कर चल रहा है, इसे अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, ठीक है। जैसे ये नहीं होता है, जैसे ये वेसल्स लगी हुई है, ये वेसल्स आपकी इस तरीके से लगी हुई है, तो ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, इसे अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। ये, हाँ, इससे क्या होता है, इससे जो खाना रहता है वो हमारे इंटेस्टाइन में रगड़ रगड़ कर धीमे धीमे नीचे पहुंचता है, ये नीचे पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। जैसे एक गेम देखा होगा, अगर मान लो आपकी पैंट वगैरह रहती है, तो उसमें आपने यहाँ पर एक वो आता है ना, एक जैसे गोखरू कहते हैं, उसमें कांटे लगे रहते हैं, यहाँ लगा देते हो तो धीमे धीमे पैंट में ऊपर चढ़ता हुआ पहुंच जाता है। ये सब पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट वैसे होता है, तो ये रगड़ करते हुए चढ़ता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट इंटेस्टाइन का रुक जाता है। क्यों? देखो, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई एनर्जी खर्चा करता है तो वो है पेट, स्टमक, खाना पचाने में,
सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है इमरजेंसी एक्शन में, तो सबसे पहले पेट को रोक दिया जाता है कि भाई तू एनर्जी लेना बंद कर, अभी एनर्जी की जरूरत है। तो वहां पर पेरिस्टेलिस मूवमेंट ये सब डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, इसमें आपका स्फिंक्टर होता है, मैंने आपको बताया था, जो यूरिन के निकलने और रुकने को कंट्रोल करता है। रॉबर्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये। इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। मतलब उस टाइम पर आपको पानी की भी तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब आप पानी पीने थोड़ी ना जाओगे। किसी से लड़ाई हो रही है, आप कह रहे हो रुक जाओ मैं पानी पी कर आता हूँ, उस टाइम पर आपकी यूरिन में से ही इस पूरे वाटर को फिर से रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये यूरिनरी ब्लड और स्फिंक्टर जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। पपिल ऑफ आई, आई आई का वह पार्ट जिसमें से रोशनी अंदर जाती है उसे हम बोलते हैं पपिल। ये डायलेट हो जाता है। ये डायलेट इसलिए हो जाता है, बड़ा इसलिए हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी आ सके, मालूम चले कहां से क्या घलने वाला है। ठीक है ना। तो ये पूरा डायलेट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आना चाहिए। और एक बार लड़ाई वगैरह ओवर हो गई तो फिर आपका क्या होगा, ये इमरजेंसी एक्शन ओवर हो गया तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। ये हार्ट बीट को रिटार्ड करेगा, कम कर देगा। पहले बढ़ा दिया था, कम कर देगा। सारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, लेकिन कोरोनरी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है। ये ब्रोंची और ब्रोंक्यूल्स को भी आपका क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। पेरिस्टेलिस मूवमेंट को इंक्रीज करता है। ठीक है। स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। फिर उसके बाद में आपको लगता है चलो भैया पेशाब कर ले। ठीक है। और पपिल ऑफ आई क्या हो जाएगी, ये भी इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये काम किसका रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक का। यानी सिंपैथेटिक से जस्ट इसे क्या करना है, ऑपोजिट करना है, उल्टा। ठीक है। अब कुछ एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है, उन टर्मिनोलॉजीज को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तो इट इज एन ऑटोमेटिक क्विक एंड इनवॉलंटरी एक्शन in response to stimulus without the involvement of brain। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या है, जैसे हमने आपको एकदम से ऐसे हाथ आके आके दिखाया, तो आपकी एकदम से आंखें यानी पलके बंद हो जाती कि नहीं, या कोई मिट्टी आ जाए तो उससे, या हम आपको मारने आए तो हाथ एकदम आप ऊपर कर लोगे अपना। तो ये सब क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ये इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और ऑटोमेटिक और क्विक रिस्पॉन्स होते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्स होता है। जैसे आप गाड़ी से अचानक से गिरने वाले हो तो आप एकदम हाथ टेक लेते हो कि नहीं, है ना, एकदम से आप जैसे पैर जहां भी टिकाकर बच सकते हो तो वो कर लेते हो। तो ये एक रिस्पॉन्स है। इसके रिस्पॉन्स में जैसे आपने किसी गर्म चीज पर हाथ रख दिया, एकदम से हाथ ऊपर हट जाएगा। अनजाने में आप किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा और एकदम से हाथ उसका आपका एकदम से हट गया, है ना। हाँ हाँ। तो जो सडन चेंज होता है एनवायरमेंट में, अभी हाथ हमारा नॉर्मल है और अचानक से जो सडन चेंज हुआ, हमने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा और जो अचानक से हमारे एनवायरमेंट में चेंज हुआ, इसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? तो स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन एनवायरमेंट, सडन चेंज इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो अचानक से जो चेंज होता है, सडन चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। और स्टिमुलस के अगेंस्ट में बनता है एक रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स इनवॉलंटरी यानी हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है, क्विक होता है, और इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसे कौन कंट्रोल करता है? तो सारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है सारे रिफ्लेक्स एक्शन। आपकी नाक के अंदर कुछ अगर जैसे चला जाएगा तो आपको छींक आना, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। भाई ब्रेन कहेगा कि मुझे बार बार परेशान नहीं करो,
ठीक है, मुझे बार बार परेशान नहीं करो। आप किससे निपटो? स्पाइनल कॉर्ड से। तो बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के स्पाइनल कॉर्ड ही मैक्सिमम चीजों को निपटा देता है, ब्रेन को बार बार ये परेशान नहीं करता है। और सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होते हैं किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो अब वह शॉर्टेस्ट रूट जो एक इंपल्स लेती है रिसेप्टर से इफेक्टर ऑर्गन तक, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये एक नई चीज आई है, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट रूट टेकन बाय एन इम्पल्स यानी कि माइन्यूट अमाउंट का करंट, है ना, फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन इफेक्टर ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन तक, is termed as reflex arc, वह शॉर्टेस्ट पाथ जो इंपल्स लेती है कहां से? रिसेप्टर ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन तक, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो देखें भाई, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? इसका पाथ क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क का पाथ क्या होता है? तो देखो, हमारी स्टिमुलस बनेगी। स्टिमुलस कहां बनेगी? स्टिमुलस कहां होगा? स्टिमुलस मतलब बनती नहीं है, स्टिमुलस मतलब होता है सडन चेंज होगा एनवायरमेंट में। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? जो रिसेप्टर होते हैं कहां पर होते हैं? सेंसरी ऑर्गन में। ये इसे क्या करते हैं? महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद में ये क्या बनाते हैं? इंपल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये इंपल्स कहां पहुंचती है? सेंसरी नर्व में। और सेंसरी नर्व से ये कहां पहुंचेगी? सीएनएस में। और सीएनएस से ये कहां पहुंचेगी? मोटर ऑर्गन, मोटर नर्व में। मोटर नर्व के थ्रू ये कहां पहुंचेगी? इफेक्टर ऑर्गन में। और यही पाथ होता है, और इसी पाथ को क्या कहा जाता है? पाथ ऑफ रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स आर्क। सिंपली इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है ये भी दो टाइप का होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप का होता है? पहला होता है नेचुरल रिफ्लेक्स, और दूसरा होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है, नेचुरल रिफ्लेक्स इनबॉर्न रिफ्लेक्स होता है, यानी ये हमें कहां से मिलता है भाई? हमें पैदा होते ही, यानी पहले से ही हमारे अंदर ये मौजूद होता है। जैसे एक नया बच्चा है, अगर उसे भी आंख के पास में ऐसे दिखाओगे तो वो तुरंत उसकी आंख बंद हो जाएगी। तो ये क्या है? नेचुरल रिफ्लेक्स है। कंडीशन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? जो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होता है, जिसे हम सीखते हैं। जैसे हम तैरना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, म्यूजिक हम सीखते हैं। ठीक है, तो इस सबको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन रिफ्लेक्स। और ये क्या होता है? ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होता है। बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो नेचुरल रिफ्लेक्स को हम कह सकते हैं द रिफ्लेक्स which are developed without previous experience। ठीक है, बिना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस के, जैसे बच्चा पैदा होता है, अब बच्चे को भूख लगती है, तो उसे तो किसी ने नहीं बताया कि भाई उसे फीड करना है। एक गाय का बछड़ा भी है, वो नीचे पड़ा हुआ है, वो अपने आप ही उठेगा, माँ की ओर जाएगा और दूध पीना चालू कर देगा। उसे किसने बताया भाई? किसी ने सिखाया क्या? नहीं सिखाया। ये कैसा है? ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। ठीक है,
without previous experience, without learning and are inborn. इसे हम नेचुरल रिफ्लेक्स या फिर इनबॉर्न रिफ्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, कफिंग, किसी ने खांसना सिखाया तो नहीं है आपको, भैया खांसो है, जब कुछ गले में लगे तो खांसो, ऐसा कुछ तो सिखाया नहीं है ना। स्नीजिंग, हाँ छींक आना, ठीक है। सलाइवेशन, थूकना नहीं बेटा, वो स्पिटिंग कहलाती है थूकने को। सलाइवेशन मतलब होता है कि इमली तुम्हें दिखाएं या रसगुल्ला दिखाएं, मुंह में पानी आ जाए, लार बन जाए, ठीक है। स्वेटिंग, पसीना निकलना, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हीट होगी अपने आप निकलने लगेगा, ये बॉडी का नेचुरल रिफ्लेक्स है। तो कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है, जो आप सीखते हो, कंडीशन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। which are learned, ठीक है। जैसे प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टाइपिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, ठीक है। ये सब जो रहते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑल रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलेंट्री, जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। बट ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्सेस। देखो जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो सब इनवॉलेंट्री होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस रिफ्लेक्सेस थोड़िया होते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस तो बहुत सारे हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट वो अपने आप ही धीमे धीमे चल रही है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्स नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस से चल रही है, ठीक है। समझ में आई है बात। सबके अलग अलग होते हैं। अब ह्यूमन और एनिमल में एक कैसे हो सकते हैं रिफ्लेक्स। अब जैसे कुत्ते को अगर आप बुलाओगे तो वो पूछ हिला लगेगा, इंसान क्या पूछ हिलाता। अब वो मानने वाले रिफ्लेक्सेस वो एक अलग है, वो आई ब्लिंक होना। एक्चुअल में वो रिफ्लेक्स काय के लिए, वो है आंखों की प्रोटेक्शन के लिए, आंखों की, वो तुम्हारा अपना पर्टिकुलर केस है, ठीक है। चलो भाई ये वाली बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर ऑफिशियली ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, पर इसमें आपका एक सेकंड पार्ट भी होता है, जिसे कई कई बुक्स में अलग अलग पार्ट दिखाया जाता है, वो होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स को अपन लोग कल से, ठीक है।